हेलो दोस्तों, ईगल फाउंडेशन के कंट्रोल सिस्टम लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा कि सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। फिर हमने देखा कि कंट्रोल सिस्टम को किस प्रकार से मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। तो वहाँ से हमने देखा था कि उसे ट्रांसफ़र फंक्शन के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन की हमने दो डेफिनेशन देखी थी कि किस प्रकार से ट्रांसफ़र फंक्शन को बताया जाता है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि ट्रांसफर फंक्शन को कहा जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। किसी भी फंक्शन का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो एस के फॉर्म में निकल के आता है। फॉर एग्जांपल 1/s+1, 1/s+2, 1/s²+s। तो इस प्रकार के एस के फंक्शन बन के आते हैं। तो हम ट्रांसफर फंक्शन को कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट जो रहेगा वो सम फंक्शन ऑफ एस रहेगा। इसको मैं f1 दे देता हूँ नाम। इसी प्रकार इनपुट भी जो रहेगा उसका अगर हम लैप्लास लेंगे, जो भी इनपुट सिग्नल रहेगा उसका लैप्लास लेंगे तो वो फंक्शन भी एस का फंक्शन रहेगा। इसको मैं f1/f2 लिख दे रहा हूँ। लेकिन चीज़ों को आसान करने के लिए हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप स्केल लेते हैं 1 मीटर की तो वो 1 मीटर की ही आती है। तो 1 मीटर ही है, कैसे पता चलता है? ये सब स्टैंडर्ड के थ्रू पता चलता है। तो इसी प्रकार ट्रांसफर फंक्शन का भी स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है जिसको हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है वो फॉर्म कैसा रहता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्म। तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस प्रकार का रहता है। सबसे ऊपर आ जाता है किसी भी सिस्टम को गेन होता है। गेन का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम उस इनपुट को या तो एम्पलीफाई करेगा या तो उसको दबाएगा, एटेन्यूएट करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा हमें? वो के थ्रू पता चलेगा। तो के यहाँ पे सिस्टम का गेन कहलाता है। और क्या रहता है इसमें? फिर इसमें टाइम कांस्टेंट जुड़ जाते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या होते हैं? कभी भी किसी भी सिस्टम को जब हम इनपुट देते हैं तो कितनी देर बाद वो रिस्पॉन्ड करता है उसे कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, कितने समय के बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जितने कंपोनेंट रहेंगे किसी सिस्टम में उतने टाइम कांस्टेंट बन के आते हैं। जनरली जितने मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट रहेंगे उतने टाइम कांस्टेंट निकल के आते हैं। तो एक सिस्टम में एक से ज़्यादा टाइम कांस्टेंट हो सकते हैं। तो उसी प्रकार इसको कैसे लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है ब्रैकेट में 1+s⁴1, अगला टाइम कांस्टेंट 1+s⁴2, और इस प्रकार से सारे जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे सब मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जिस प्रकार न्यूमरेटर में हमने लिखा उसी प्रकार डिनोमिनेटर भी लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम s की पावर n, फिर 1+s⁴a, 1+s⁴b, और ये सब मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं इसके एक एक पैरामीटर को, हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे के जो है, के ये कहलाता है आपका सिस्टम गेन। किसी भी सिस्टम का कोई गेन होगा उसको हम के से दर्शाएंगे। तो थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि τ(a), τ1, τ2, τp ये सारे क्या हैं। तो देखिए इसको इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए 1+s⁴1 = 0 होता है। तो मान लीजिए, मतलब सपोज 1+s⁴1 = 0 होता है। अगर मैं 1+s⁴1 की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग ट्रांसफर फंक्शन को क्या बना देगा? 0। तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0। फिर से समझाता हूँ, 1+s⁴1 की जगह अगर 0 रख दूं तो ये पूरी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाइड होगी और आंसर हमारा 0 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 1+s⁴2 को भी 0 के इक्वल रखता हूँ तो भी 0 से मल्टीप्लाइड कुछ भी होगा तो आंसर क्या निकल के आएगा? 0। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या निकल के आएगा? 0। मतलब ये कुछ स्पेशल वैल्यू हैं जिनको पुट करने पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज डिनोमिनेटर को देखते हैं। अभी हमने न्यूमरेटर को देखा तो न्यूमरेटर की कहानी क्लियर हो गई। डिनोमिनेटर को अगर 0 पुट करें तो क्या होता है देखते हैं। डिनोमिनेटर में 1+s⁴a = अगर हम 0 पुट करते हैं, अगर इसकी जगह हम 0 पुट करते हैं तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या बनाता है? इन्फिनाइट। क्या बनाता है? इन्फिनाइट।
तो हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। याद रखिएगा डिनोमिनेटर में 0 आता है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनाइट। इसी प्रकार अगर मैं 1 प्लस एस टाउ बी को भी अगर 0 कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 प्लस एस टाउ बी को इक्वल टू 0 कर देता हूं तो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनाइट। तो न्यूमरेटर में अगर जो फंक्शन है उनको 0 के इक्वल पुट करता हूं तो ट्रांसफर फंक्शन बनता है 0, और डिनोमिनेटर में अगर जो है फंक्शंस उनको अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो ट्रांसफर फंक्शन बनता है इन्फिनाइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या निकलेगी, s इक्वल टू -1/τ1। यहाँ से s की वैल्यू क्या निकलेगी, s इक्वल टू -1/τ2। यहाँ से s की क्या वैल्यू निकलेगी, s इक्वल टू -1/τa। और यहाँ से s की क्या वैल्यू निकलेगी, s इक्वल टू -1/τb। तो अगर मैं s की ये दोनों वैल्यू रखता हूँ तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा 0 बनता है, और s की अगर ये दोनों वैल्यू रखता हूँ तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा इन्फिनाइट बनता है। तो ये कुछ स्पेशल वैल्यू है s की जो रखने पे ट्रांसफर फंक्शन या तो 0 बन जाएगा, या तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो वो इन्फिनाइट बनेगा। ऐसी वैल्यू s की जो रखने पे 0 बने उन्हें कहा जाता है ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस, उन्हें कहा जाता है ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस। और ऐसी वैल्यू जो रखने पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट बने, इन्फिनाइट, तो उसे कहा जाता है पोल। तो ये जो है हमारा, ये कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स। तो याद रखिए ट्रांसफर फंक्शन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर अभी आपने देखा, वो देखा 0 और पोल्स। तो 0 क्या होता है, s की ऐसी वैल्यू जो रखने पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, और s की ऐसी वैल्यू जो रखने पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाए, तो उसे आप समझिए कि वो क्या है, पोल। पोल का हिंदी मतलब होता है खंबा। कोई भी खंबे को आप देखेंगे काफ़ी लंबा रहता है, उसकी वैल्यू अगर देखो तो बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसका नाम पोल पड़ा, और कोई बात नहीं है। तो पोल मतलब जब वैल्यू इन्फिनाइट हो जाए, और 0 मतलब जब वैल्यू 0 हो जाए। तो पोल और 0 ट्रांसफर फंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। एक पैरामीटर और रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो n है, ये n बताता है टाइप ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम किस टाइप का है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हम उसे कहेंगे कि सिस्टम का टाइप है 1। n अगर 2 है तो हम कहेंगे सिस्टम का टाइप है 2। तो n जो है नंबर ऑफ पोल्स डिनोमिनेटर में है तो पोल्स ही आ रहा है, तो n जो है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन बताता है कि ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं। कैसे, ये देखिए, मान लीजिए इस 0 के इक्वल पुट करते हैं एस n इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं s मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स इक्वल टू 0। तो जितने भी s आ रहे हैं सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो जितने भी पोल्स आ रहे हैं सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। 0 मीन्स ओरिजिन। तो ये बताता है कि नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितने हैं। तो याद रखिएगा टाइप ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। अगर आप IAS से गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो पूछा जाता है कि टाइप ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, तो याद रखिए टाइप ऑफ अ सिस्टम इज नथिंग बट नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो आज आपने देखा कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में 4 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। यहाँ पे मैं समराइज करूँगा। तो हमने देखा कि के कहलाता है आपका सिस्टम गेन। कोई भी सिस्टम किसी इनपुट को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको इससे मिलती है। s इक्वल टू 1/τ1 -1/τ2, ये सारी वैल्यू क्या कहलाती है, सिस्टम के जीरोस। तो ये कहलाती है सिस्टम के जीरोस। मतलब अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। s इक्वल टू डिनोमिनेटर अगर मैं उठाऊं -1/τa -1/τb, ये सब कहलाता है आपके सिस्टम के पोल्स। मतलब s की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ट्रांसफर फंक्शन में, तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये कहलाते हैं सिस्टम के पोल्स। फिर आपने देखा कि ये n क्या होता है, तो n जो होता है, n बताता है आपका टाइप ऑफ अ सिस्टम। इसे आप टाइप ऑफ अ सिस्टम भी लिख सकते हैं, या तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ट्रांसफर फंक्शन में, जो कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। तो ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन क्या रहता है, डिनोमिनेटर में s की कितनी वैल्यू है,
डिनोमिनेटर में एस की कितनी वैल्यूज हैं इंक्लूडिंग ओरिजिन और फाइनाइट पोल के, तो वो आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। तो ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम का अगर मैं प्रैक्टिकल मतलब बताऊं आपको, तो कोई भी सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक सर्किटरी की बात करूं, तो कैपेसिटर, इंडक्टर आपके एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो किसी भी सिस्टम में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स रहते हैं। तो किसी सिस्टम में कितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हैं, ये बताता है आपका ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। अगर किसी में अगर 10 कैपेसिटर हैं, तो हम कहेंगे उसका ऑर्डर 10 है, बशर्ते वो सीरीज और पैरेलल में नहीं होने चाहिए, मतलब वो इंडिविजुअल कनेक्ट होने चाहिए सिस्टम में। अगर मान लीजिए 10 कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, तो हम उसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो उस समय हम कहेंगे कि इस सिस्टम का ऑर्डर 1 है। क्यों? क्योंकि भले ही उसमें 10 कैपेसिटर लगा हो, लेकिन उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल पा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम 1 है। तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के बेसिकली 5 पैरामीटर आप याद रखिएगा। सिस्टम का गेन, सिस्टम के जीरोस, सिस्टम के पोल्स, टाइप ऑफ अ सिस्टम और ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं और उन्हें आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ पुराने क्वेश्चंस जो इस टॉपिक पे बेस्ड हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।